नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है और ऐसे में निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा में भी इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर निष्पक्ष और भय रहित चुनाव कराने के लिए राज्य का इलेक्शन कमीशन तैयार है और ये भी कहा गया है कि अगर निर्वाचन अधिकारी इस दौरान लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। अपनी अपनी तैयारियों के साथ ही जीत का दावा भी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी पार्टी के अब की बार एनडीए 400 और बीजेपी 370 पार के नारे को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए दिल्ली में अलग अलग राज्यों की होने वाली कोर कमेटी की बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी एक बार फिर नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं। अब ऐसे में कैसे मिलेगी लोकसभा चुनाव में मजबूती, करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इन दिनों चुनावी शोर है और ऐसे में हरियाणा में भी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टियां लगातार अपनी तैयारी पूरी होने और जीत का दावा भी करती नजर आ रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर भी अभी माथापच्ची चल रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सके। और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं, जहाँ वो बीजेपी की 2 बैठकों में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली जाने से पहले सीएम मनोहर लाल करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द घोषित हो और 8 मार्च को होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जानकारी भी उन्होंने दी। पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को। और वहीं बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव का बयान भी इस दौरान सामने आया। 2-3 दिन में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने की उन्होंने बात कही। सुधा यादव ने कहा कि 10 मार्च तक दूसरी लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि अब ये चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन चुनाव में। बीजेपी की दूसरी जो लिस्ट है कब तक आने की उम्मीद है? 10 तारीख तक मुझे लगता है। दूसरी तरफ विपक्ष की भी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, जिसके लिए कांग्रेस नेता जयदीप धनखड़ को हरियाणा कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जयदीप धनखड़ को हरियाणा कांग्रेस संगठन महासचिव बनाया गया है। किसी भी पार्टी में संगठन महासचिव की एक अहम भूमिका और अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी जयदीप धनखड़ को माना जाता है। लेकिन नाराजगी का दौर भी इस दौरान एक बार फिर से कांग्रेस में देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह का नाम चर्चा में होने के कारण किरण चौधरी की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की एकता और संगठन पर भी एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी की दिल्ली में अलग अलग राज्यों की होने वाली कोर कमेटी की बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन होगा। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होगी। शीर्ष नेतृत्व के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी और फिर 8 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अब किन नामों पर हरियाणा में मुहर लगेगी और किनका पत्ता इस बार कटेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियों की तैयारियां भी लगातार जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन चल रहा है और साथ ही साथ पार्टियां जो हैं इस बीच अपनी जीत का दावा भी करती नजर आ रही हैं।
और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के अलग अलग राज्यों की कोर कमेटी की बैठक इस दौरान होनी है दिल्ली में, जिसमें हरियाणा को लेकर के भी आज मंथन चल रहा है। कौन होंगे उम्मीदवार, क्या होगा उनका नाम, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, इन सभी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। यशपाल बत्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्जुन सुढैल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष खटाना जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पहला सवाल बत्रा साहब आपसे, चुनाव नजदीक है, तैयारियां देखी जा रही है, किस तरीके से बैठकों का दौर भी जारी है और उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन लगातार जारी है। तो ऐसे में सवाल ये, आज करनाल में एक प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, लखपति दीदी महासम्मेलन। क्या इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? कैसे ये चुनाव में असर डालेगा, कैसे इसका फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी हर समय इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं और हर कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन सामने है इसलिए हम लोग तैयार हैं। ये तो छोटे से छोटा इलेक्शन भी हम तो ये मानते हैं कि वो फाइनल इलेक्शन है, के तहत काम किया जाता है। अब रही बात लखपति दीदी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करनाल के अंदर जो एक सभा की, उसके अंदर लखपति दीदी के नाम से आवाज नहीं आ रही है बत्रा जी की। ये आवाज ऑडियो सही आ रही है? हेलो जी, आप अपनी बात रखिए। कि बीच में वॉल्यूम आ रही है आपके? बत्रा साहब, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? अब आ रही है आपकी आवाज? हाँ, आप अपनी बात रखिए। रही बात लखपति दीदी की बात करें तो ये विषय तो हरियाणा स्टेट का पुराना विषय चलता आ रहा है और ठीक है, वो समय अब समय ऐसा है तो ये रूटीन के काम है, रूटीन के कामों के तहत किए जा रहे हैं। और कई बात इलेक्शन की, अब की बार जो एक नारा 400 पार का है वो सारा देश देख रहा है और देश के अंदर जिस तरीके से माननीय मोदी जी को 400 पार के नारे के साथ देखा जा रहा है देश के अंदर, तो सबको दिखाई भी दे रहा है। और पुराने समय के अंदर जिस तरीके सरकारें थी, जिस तरीके से उन्होंने काम की, जिस तरीके से कार्य किए और जो अब 10 साल के अंदर जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने काम किया है वो भी देश ने देखा है। देश के अंदर जिस तरीके की क्रांति आई, चाहे वो नोटबंदी को लेके, चाहे एनपीए को लेके, चाहे सर्जिकल एयर स्ट्राइक और कई ऐसी 3 तलाक के मामले हो, सीएए का मामला, धारा 370 हो और नई शिक्षा नीति हो, महिलाओं के लिए नीति आधारण में हिस्सेदारी बनाने के लिए 33% का, अंग्रेजों के बनाए हुए जो क्रिमिनल जो लॉ थे उनको चेंज किए। कई ऐसे ऐतिहासिक काम हमारे देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं। पहले सरकारों के अंदर 50 साल में 5 ऐसे फैसले हुआ करते थे, अब इस सरकार के 10 साल में ऐसे 50 काम ऐसे हुए हैं देश के अंदर जो क्रांति लाए। और आने वाले जो समय है, आने वाला जो 5 साल है, जिसको हमने एक नारा दिया है इस बार 400 पार। विपक्ष के अंदर आप देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ दिखाई देता है। कोई एक दूसरे को, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे देश की बात करें, चाहे इंडिया जो एक गठबंधन जिस तरीके से आपने देखा बनाया, उसके अंदर ममता थी, उसके अंदर नीतीश जी थे, उसके अंदर ऐसे कई सारे नेता थे जो आपस में लड़ रहे हैं। अब रही आप पार्टी की बात, पंजाब के अंदर हम इकट्ठे लड़ेंगे, हरियाणा दिल्ली के अंदर हम एक साथ लड़ेंगे और वहां अलग अलग लड़ेंगे पंजाब के अंदर। देखिए किस तरीके का गठबंधन ये नहीं गठबंधन, ये ठगबंधन है जिस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं। देश तो देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है। तो आने वाला जो इलेक्शन है, जो आने वाला अभी मुझे लगता है कि हो सकता है 10 से 20 तारीख के बीच में आचार संहिता लग जाए। उसके बाद ये महायज्ञ के अंदर जो लोग आहुति डालेगा और जो सच्चे मन से देश हित के अंदर आहुति डालेगा, वो देखना देश हित के अंदर जो आहुति डालेगा तो वो बीजेपी माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर होगी। ठीक है बत्रा जी, बने रहिएगा। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मनीष जी, आपसे मेरा सवाल है, आज एक बड़ा फेरबदल कहें या बड़ा कदम कहें हरियाणा कांग्रेस ने उठाया है। जयदीप धनखड़ जी, जयदीप धनखड़ जी, इनको एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महासचिव इनको संगठन का बनाया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है, कितना असर इसका चुनाव में देखने को मिलेगा और क्या कुछ बदलाव इससे पार्टी में आएगा? संगठन की मजबूती पर ये फैसला कितना काम करेगा? देखिए, जयदीप धनखड़ जी को जो आज अहम जिम्मेवारी केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा, उदयभान जी
हमारे हरियाणा द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है। जयदीप जी कांग्रेस के एक बहुत समर्पित सिपाही हैं। जयदीप जी बहुत निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में 2003 से लगातार मेहनत उनकी हमेशा, जब भी कांग्रेस पार्टी को कहीं भी जरूरत पड़ी और उनको जहां भी लगाया गया, उन्होंने अपनी बात का अपना लोहा हमेशा मनवाया है और वो हमेशा हर जगह कामयाबी उनके चरण चूमी है। तो हम इसी आज उम्मीद से ये एक जो फेरबदल जो किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने आज इनको इतने बड़े पद पर, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज हरियाणा कांग्रेस की उनको दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जयदीप जी के दिशा निर्देश में, उनके जिस तरीके से उनका व्यवहार है, कुशल नेतृत्व है, जो उनकी सोच है, उससे हरियाणा में 2024 में हम जरूर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस बात से आज हरियाणा का हर वासी आश्वस्त हो चुका है। और जो मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बीजेपी के बारे में, आहूति के बारे में, तो मैं थोड़ी सी बात जरूर कहूंगा कि 10 साल का कार्यकाल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, मोदी जी को जरूर हरियाणा की जनता और देश की जनता याद रखेगी। नोटबंदी के लिए हरियाणा और देश की जनता याद रखेगी उस जीएसटी के लिए जिसका 56 बार अमेंडमेंट किया, जिसको जीएसटी आज तक लागू करने में शायद ये नाकामयाब रहे। देश की जनता इनको, जो हमारे देश में एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान, आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार में मर जवान और मर किसान का नारा हो गया। किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या इस सरकार में की और जवानों को 4 साल की जो नौकरी देने का इन्होंने, जो ठेकेदारी पर था सेना में, जहां आदमी, एक हमारा देश का जवान सर्वोच्च बलिदान देने के लिए नहीं हटता, आज उसको जो ठेकेदारी प्रथा के लिए आज सेना में भर्ती किया गया, उससे जवान को इन्होंने जिस तरीके से मारने का काम करा। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद होने के बाद भी आज भी किसान सड़कों पर है। मनीष जी, बत्रा जी ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम पे जो चल रहा है ये ठगबंधन है। देखिए, ठगबंधन जो है वो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का है। 12-12, 13-13 महकमे जिस तरीके से जेजेपी को आवंटित किया गया और जेजेपी ने, चाहे वो कोरोना काल में, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे माइनिंग घोटाला हो, चाहे जीएसटी घोटाले हो, जितने घोटाले इस सरकार में हुए वो शायद देश में आज सर्वाधिक हैं और एक भी घोटाले को इन्होंने उजागर करने का काम नहीं करा। और जो गठबंधन, जो ठगबंधन इन्होंने हरियाणा के हितों को, हरियाणा के युवाओं को और बुजुर्गों को दरकिनार करके जो बीजेपी और जेजेपी ने करा, और जिस तरीके से तमाम हरियाणा में आज भ्रष्टाचार का, भय का आज हरियाणा में चल रहा है, चारों तरफ कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष तक जहां पर सुरक्षित नहीं है, तो वहां आम आदमी, और जहां खट्टर साहब खुद ये बात कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, 50,000 की फोर्स है हमारे पास, तो 2 करोड़ लोगों को मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। जब खट्टर साहब सुरक्षा के मामले में ये बोलते हैं, जब खट्टर साहब अपने मंत्री पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप के बावजूद कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लूंगा, तो कैसा महिलाओं का सम्मान, क्या सुरक्षा, क्या भयमुक्त शासन और क्या भ्रष्टाचार, जहां खिलाड़ियों के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ। क्या देश का एक भी मंत्री या कोई बीजेपी का सांसद क्या उन खिलाड़ियों के सम्मान में खड़ा हुआ? जब वो मेडल लेके आते तो सब फोटो खिंचवाने में सबसे आगे थे, लेकिन जब उनको सम्मान देने की बात आई वास्तविकता में तो सबने अब किनारा कर लिया। तो ये बीजेपी की बहुत वो पार्टी है जिसने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम करा। सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखाकर ये कांग्रेसियों की या तो सरकार तोड़ने का काम करते हैं या विपक्ष को डराने धमकाने का काम करते हैं। और 10 साल का राज, आज से पहले, 1 सेकंड और लूंगा, आज से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनको याद रखा जाता है, कोई हरित क्रांति के लिए, कोई श्वेत क्रांति के लिए, कोई कंप्यूटर क्रांति के लिए, हर प्रधानमंत्री को याद रखा जाता है कि इसने ये बढ़िया काम किया। मोदी जी को याद रखा जाएगा देश में नोटबंदी के लिए, जो अपना 1000 रुपए का नोट भी 7 महीने, जिसको 70 साल ये कहते थे, उसको इन्होंने कितनी 2000 का नोट और 1000 का कितनी जल्दी इन्होंने बंद करा। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पहले 1000 का बंद किया तो 2000 का चालू कर दिया और फिर वो भी बंद कर दिया। तो अपना तमाम सारे सवाल आपने दागे, आगे चर्चा आपसे करेंगे। विभा पांडे जी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता जेजेपी। विभा जी, सबसे पहले तो आपकी तैयारियां जानना चाहेंगे क्योंकि नजदीक ही है चुनाव। अब ऐसे में आपकी एक कमेटी भी गठित हुई थी, उसका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? दूसरी तरफ बात करें अगर विपक्ष की, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो हरियाणा में चल रहा है बीजेपी और जेजेपी का, उसे ठगबंधन कहा जाएगा। सभी दर्शकों को और प्रवक्ताओं और एंकर जी, आपको भी नमस्कार।
आपको मैं बता देती हूँ कि जेजेपी की तैयारी हमने 6 रैलीज कर ली है और रैलीज हमारी ऑलरेडी प्लान्ड है। हमारा संगठन पूरा बन चुका है। बूथ सखी और बूथ योद्धा भी हमारे तैयार हो चुके हैं और कमी कहीं भी नहीं बची है। हमारी तैयारी 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी। हमारी जो रैली थी उसके अंदर नैना चौटाला मैडम ने, माननीय नैना चौटाला मैडम ने पहले अनाउंस कर दिया था कि ये पूरा काम हमारे लिए खाली तैयारी करनी है। अकेले लड़ने की चल रही है या गठबंधन में लड़ने की चल रही है? ऐसा है कि ये जो भी डिसाइड होता है, हम एनडीए का पार्ट है, जो भी डिसाइड होगा वो दिल्ली से डिसाइड होगा। राष्ट्रीय लेवल की जो कमिटी है वो डिसाइड करेगी। ये आप और मैं इस चैनल पर बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते, ना तो रीजनल लीडरशिप डिसाइड करेगी। तो एनडीए में हुआ भी, जो अलायंस पहले भी अलायंस हुआ था वो भी राष्ट्रीय लेवल की नेतृत्व ने ही डिसाइड किया था और अभी भी डिसाइड होगा। और जो भी डिसाइड होगा वो प्रदेशवासियों के भले के लिए डिसाइड होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। उसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। और बात आई, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को ठगबंधन हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है कांग्रेस, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनका जो अलायंस है, मेरे पास 2-3 प्रश्न है जो मैं हर कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ। पहली बात, कांग्रेस का साफ है कि जहां जहां आपने कंटेस्ट किया है वहां से कांग्रेस हट गई है, पूरी 0 सन्नाटा इनका हो गया है। दूसरी चीज, ये कांग्रेस आपको खत्म करना चाहती है या आप कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहती है, मुझे अभी तक नहीं पता। क्योंकि अभी जो पंजाब में हुआ, माननीय भगवत मान जी ने जो स्टेटमेंट बोली कांग्रेस को दुत्कारते हुए इनके सीनियर लीडरशिप भाजपा के लिए कि आपका तो मई में आप खत्म हो, सूखा साफ है, मई के बाद कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा, उन्होंने यहां तक बोला। तो क्या शीर्ष नेतृत्व आपका ये चाहता है कि अलायंस करके कांग्रेस को खत्म करना है, क्या कांग्रेस चाहता है कि आपको खत्म करना है? ये शायद इनके प्रवक्ता बता सके। तीसरी बात जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने अलायंस करने से पहले कोई कंडीशन रखी थी आपके साथ, या खाली हमें जीतना है, हमें किसी तरह बस हटाना है, हमें पावर में आना है? क्या इन्होंने एक बार भी आपके नेताओं से बोला कि हरियाणा को प्रदेशवासियों के लिए सोचा अगर कांग्रेस ने, तो क्या एक बार भी पूछा आप पार्टी से कि आप एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दे रहे? हम आपके साथ अलायंस तभी करेंगे जब आप एसवाईएल के पानी हरियाणा को देंगे। चौथी बात, इनका मैं पहली बात तो इन्हें बधाई देती हूँ जयदीप धनखड़ जी को, जो इन्हें हरियाणा कांग्रेस का बीड़ा दिया गया है। ऐसा पार्टी, ऐसा स्टेट जहां 4 लोग हैं, 4 नेता हैं जो आपस में लड़ते हैं, जो कांग्रेस एसआर के डिफाइन करता है या हुड्डा जी डिफाइन करते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता चला। इनका जो अलायंस हुआ है वो हुड्डा जी का अलायंस हुआ है या एसआर के पार्टी का पार्ट का अलायंस हुआ है? तो ये अलायंस, अगर ये बीजेपी जेजेपी की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने अलग लड़ा था, जेजेपी ने अलग लड़ा था, प्रदेशवासियों के भलाई के लिए अलायंस किया गया और फिर ये अलायंस आगे बढ़ा और 5 साल तक जितना भी है हमने पूरी गरिमा अच्छी तरह निभाई है अलायंस की दोनों तरफ। ठीक है विभा जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और आपका जो गठबंधन हुआ है हरियाणा पर, खाली वो किस बेसिस पर हुआ है, किस ग्रुप का हुआ है और क्या कंडीशंस रखी गई हैं? और एक सीट दे दी गई जहां आप कहती थी हम पूरे 10 की 10 सीट लड़ने के लिए तैयार हैं, वहां उन्हें सिर्फ एक सीट दे दी गई है कुरुक्षेत्र की, और यहाँ कांग्रेस ने इसका मतलब कुरुक्षेत्र में ऑलरेडी हार मान ली, तभी तो आपको सीट दे दी, वो 9 इन्होंने कर रखी है। तो इनका क्या बेसिस है? एसवाईएल का ये क्या करेंगे आप पार्टी के साथ? भगवत मान जी जैसे जो सीनियर नेता है आपके, वो ऐसी स्टेटमेंट कहते हैं कि मई के बाद कांग्रेस। तो इतने सारे जो प्रश्न है मेरे ख्याल से कांग्रेस बीजेपी जेजेपी के ऊपर नहीं उठा सकती। और लास्ट चीज जो इन्होंने बोला, घोटाले जो सामने नहीं आए, अरे वो घोटाला ही क्या जो सामने आया, इसका मतलब कुछ था नहीं, आपके बोलने से कैसे घोटाला हो गया? कांग्रेस ने जो घोटाले किए थे उनकी लिस्ट करने बैठेंगे तो 1 घंटे से ऊपर निकल जाएगा। और भी समय आपको देंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच अर्जुन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। अर्जुन जी, आपने सभी को सुना, सभी के अपने अपने मत हैं, अपने अपने दावे हैं। ऐसे में चुनाव भी नजदीक है और इनेलो की तैयारियां भी दिख रही हैं, तो कहां तक तैयारियां पहुंची है? क्या कुछ
मंथन चल रहा है उम्मीदवारों के नाम पर? देखिए ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारी हमेशा से रही है। चाहे वो इलाहाबाद का उपचुनाव रहा, वो हमने जीता। उससे पहले चाहे हमने जिला परिषद के चुनाव पूरे प्रदेश में अपने सिंबल पर लड़ने का काम किया था, जिसमें ना बीजेपी पूरे सिंबल पर लड़ी थी और कांग्रेस तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी ही नहीं थी, वो मैदान में नहीं थी। चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो कोई भी चुनाव रहा, छोटे से बड़ा चुनाव, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से मैदान में रहती है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में रहती है। पूरा संगठन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। इस बार भी हम 10 की 10 लोकसभा चुनाव पर सीट जीतेंगे, लड़ने का काम करेंगे और अच्छी मार्जिन के साथ सीटें जीतने का काम करेंगे। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने और बहुत सारी बहुत दूर दूर तक की बातें की, पाकिस्तान के युद्ध तक पहुंच जाते अगर और समय मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो हरियाणा प्रदेश की आज डिबेट कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है? जो आपने रोजगार देने का वादा किया था वो कहाँ है? आपने स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें और कानून व्यवस्था की बात आप देख ही रहे हो। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी बोल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष 2 बार के विधायक रहे, उनका हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था का है तो आम आदमी पार्टी की सुरक्षा कौन करेगा? तो आम आदमी है जो, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जहां तक सवाल, आप प्रदेश अध्यक्ष और विधायकों को अनेकों बार धमकियां मिल चुकी हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा चुके हैं। आपने प्रदेश अध्यक्ष का, अगर मैं नफे सिंह राठी जी का पुराना जो सुनवाऊं, उन्होंने जो बोला था, उन्होंने खुद ये बोला कि मैं मुख्यमंत्री को कई बार मिला हूं, एसपी साहब को कई बार मिला हूं, लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराएगी? ये सुरक्षा मुहैया इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि एक राजनीतिक हत्या उनकी हुई है। इससे प्रदेश को भी नुकसान हुआ, पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बात, जेजेपी की प्रवक्ता साथी बार बार, कल भी मेरे साथ शायद ये डिबेट में थे, इन्होंने बोला कि SYL पर स्टैंड क्लियर करें। आप दादूपुर नलवी नहर पर स्टैंड क्लियर करिए ना, तब जाकर दूसरे प्रदेश से आप मांगना अपना हक। पहले अपने जो प्रदेश की चलाई नहरों को उन्होंने बंद करने का काम किया, उन नहरों को चलाने का काम करें जिनसे 3 जिलों की जीवन रेखा, दादूपुर नलवी नहर, मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहता। ज्योति जी, आपके साथ भी कई बार इस मसले पर डिबेट हो चुकी है, लेकिन आप एक जवाब जरूर पूछना कि दादूपुर नलवी नहर को क्यों बंद कर दिया गया है? उसको बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि आपको किसानों का मुआवजा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तय है, उस मुआवजे को ना देना पड़े। और दूसरी बात, घोटालों की बात हम कर रहे थे, अब घोटाले कहाँ? शराब घोटाला हुआ, शिक्षा घोटाला हुआ, पता नहीं कितने नेकों घोटाले, और वो कह रहे कि सामने आने थे। सामने तब आएंगे जब आपकी सरकार अभी 2024 में चली जाएगी, तब ये घोटाले सबके सामने आएंगे। अभी आप सरकार में हो और इनको सीट तो छोड़े, इनको कुछ भी नहीं दे रहे। चाहे राष्ट्रीय मीटिंग कर लो, चाहे कोई सी मीटिंग कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उसी भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि हम इनको जमुना पार करेंगे, आज उनकी गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं। ठीक, तो ये ठीक है ठीक है अर्जुन जी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, उसके बाद से लौटेंगे, फिर चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत से खट्टे मीठे अनुभव देकर जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हम एक दोराहे पर होते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की। आज ऐसा ही एक वाकया आपके साथ शेयर करना है दोस्तों। दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई और हमारा घर सिविल लाइंस मेन रोड पर है, वहां भी यमुना मैया अपना आशीर्वाद देने पहुंच गई। घर के बाहर 6 फुट पानी था, अंदर बेसमेंट में 10 फुट और ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम, बेडरूम वगैरह में 2-3 फुट पानी आ गया। खैर, एनडीआरएफ की टीम ने हम 8 जनों को 2 बार में बोट से रेस्क्यू किया और हम सुरक्षित निकल गए। लेकिन मैं इस कुदरती घटना को सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे छिपे चंद संदेशों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे बेसमेंट में ऑफिस तो था ही, साथ ही पुराने बर्तन, कपड़े, फर्नीचर
और ऐसा सामान था जो हमारे लिए तो बेकार था, लेकिन किसी जरूरतमंद को दे देते तो शायद उसके काम आ सकता था। कई बार सोचा लेकिन नहीं किया। आखिर कुदरत ने कहा ठीक है, तुम नहीं करते तो मुझे ही कुछ करना होगा, और सब कुछ बह गया। यह संदेश था कि जो चीजें आपके इस्तेमाल की नहीं हैं उन्हें क्यों स्टोर करके रखते हो, जरूरतमंद को पहुंचाओ ना। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरा, जिसके कारण घर छोड़कर टेम्परेरी शिफ्ट होना पड़ा। इसके पीछे दूसरा बड़ा संदेश था। दोस्तों, देश में करोड़ों लोग हर साल बाढ़ के कारण मुसीबतों का सामना करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं, किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। कहते हैं कभी कभार अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी जरूरतमंद की दवाओं का खर्चा उठा लो तो शायद आपकी अपनी बीमारियों पर जो खर्चा होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि आप तक बीमारी आएगी ही नहीं। इसी तरह अगर अच्छे वक्त में आप चैरिटी में कुछ इनकम का अच्छा हिस्सा देते रहेंगे तो कुदरत आपको इस तरह से नुकसान नहीं करेगी। एनडीआरएफ के हमें निकालते हुए वीडियो बाई चांस कुछ न्यूज चैनल पर आ गए। इसे देखकर सैकड़ों की संख्या में हमारे बीजेपी आरएसएस के मित्र, रिश्तेदार, शुभचिंतकों के फोन मैसेज आए। कईयों ने कहा संवेदना व्यक्त करते हुए, भैया आपकी न्यूज देखी, आपका घर डूब गया, बड़ा अफसोस है। मैंने कहा दोस्त, घर डूबा है, हौसला नहीं। हम मजे से लाइफ का वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। फ्री की बोट राइड किसे मिलती है जो हमने एंजॉय की है एनडीआरएफ की बोट में। दोस्तों, समस्याएं आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, चाहे हंस के सह लो चाहे रो के। हौसला बना रहे, इसके लिए हंसते हंसते मुसीबत के समय को काटना चाहिए। हंसते रहेंगे तो बाकी भी आपके साथ हंसेंगे, रोकर समय काटेंगे तो अकेले ही रोना पड़ेगा। ये घटना यह भी एहसास कराती है कि चंद घंटों में कैसे जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी जाती है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल सा जाता है जो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आपके हाथ में होते हैं आपके जज्बात, आपका हौसला, आपकी विल पावर, जो कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जिंदगी का साथ निभाते रहो और हर फिक्र को बस धुएं में उड़ाते रहो। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले इनेलो प्रवक्ता ने तमाम सारे सवाल दागे थे। अब मेरा सवाल है बत्रा जी आपसे, विपक्ष लगातार आप पर जो है सवाल दाग रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाई बीजेपी से जब भी किसी मुद्दे पर बात की जाती है तो वो केंद्र के मुद्दे सामने ले आते हैं। भाई आप हरियाणा की बात करो कह रहे हैं वो सीधे तौर पर। और एक चीज उन्होंने और कही है, उन्होंने कहा है कि भाई घोटालों की जो आप बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार चली जाएगी तब आपके घोटाले सामने आएंगे। देखिए, पहले तो जब आने वाले जो इलेक्शन है, जनता जनादर होती है इलेक्शनों के अंदर। जब रिजल्ट उसका आएगा, रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद समझ आएगा जनता किसके साथ। विपक्ष का काम है बातें करना, विपक्ष का काम है हर तरह की नेगेटिविटी फैलाना, वो लोग हम देखते रहते हैं हमेशा। अब मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे वैसे छोटे भाई हैं ये, बट मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आपका संगठन मैं 2014 से देख रहा हूं, 10 साल हो गए, आज तक आप हरियाणा के अंदर संगठन नहीं बना पाए। बात करते हैं हरियाणा के मुद्दों, हरियाणा के मुद्दों की आप बात करें, संगठन नाम की आपके पास चीज नहीं है। आप आज भी, देश का इलेक्शन है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम से वोटों की बात कर रहे थे। इनके पास राष्ट्रीय नेता कोई ऐसा नहीं है जिनके नाम से ये वोट मांग सके। क्यों नहीं राहुल गांधी के नाम से वोट मांगते? पूरे देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शन है, ना कि प्रदेश के इलेक्शन है। अब इनसे मेरा ये क्वेश्चन है
आप भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम से वोट मांग रहे हैं, राहुल गांधी का नाम आप ऐड नहीं करते। रही बात, अब कुछ आंकड़ों से हम इनसे बात करना चाहते हैं कि क्योंकि विदाउट आंकड़े बात करना लॉजिकली बातें ठीक भी नहीं है, क्योंकि हमें हजारों आदमी इस समय सुन रहे होंगे कि 1 घंटे की डिबेट है तो उसके अंदर कोई लॉजिकली बातें हैं, सारा सिर्फ वैसी नेगेटिविटी वाली बातें ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं किया, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था, उन बातों को छोड़ के आंकड़ों पर बात करते हैं हम लोग। देखिए, मोदी सरकार के अंदर 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर पिछले 10 साल के अंदर मिले, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, देखिए एक शौचालय जो कांग्रेस 70 साल रही वहां तक भी लोगों को नहीं पहुंचा पाए और 12 करोड़ शौचालय नए बने, 14 करोड़ लोगों को नल से जल, 11 करोड़ किसानों को 6,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 4 करोड़ लोगों को घर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख के स्वास्थ्य का खर्च देने का काम किया। 2013 से 14 में देश में 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे और 2023 में 1,45,000 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पहले 11 किलोमीटर हर रोज राष्ट्रीय निर्माण हुआ करता था, अब 28 किलोमीटर होता है। रोड और ब्रिज पहले 4,000 थे, पिछले 10 साल में टोटल अब वो 11,000 होगी। मेट्रो स्टेशन 70 साल में 5 थे, अब वो पिछले 10 साल में 15 बढ़ा के 20 हो गए। एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, अब 150 हो गई। अब अभी भी देखिए, अभी मैं इसके बाद आपके पास भी आऊंगा, आप अभी आप आराम से सुनिए, अभी सुनने की आदत बनाइए, इसके बाद आपके पास भी आता हूं, इन्होंने प्रवक्ता के पास भी आता हूं। पहले मैं अपने साथी कांग्रेस प्रवक्ता से बात करूं। आपको मौका दिया जाएगा, अपनी बारी में आप बोलिएगा। देखिए, पहले कांग्रेस के समय के अंदर हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। हरियाणा प्रदेश की एक भी बात अगर हरियाणा प्रदेश की बता दे, कोई हरियाणा प्रदेश का काम गिनवा दे, तब बताइए ना, हरियाणा प्रदेश का कोई काम बताइए ना। अभी कांग्रेस प्रवक्ता से मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाह रहा हूं, इसके बाद आपके पास आता हूं, क्योंकि आपका जो जनाधार है, हम सारे प्रवक्ता बैठे सुन रहे हैं ना, आपका जो जनाधार मेट्रो विधानसभा के अंदर रह गया, लोकसभा की बात आपके पास है नहीं, लोकसभा की बात आप कर नहीं सकते। और जिस तरीके की आपके बात करें जो आपका समय रहा 5 साल, हरियाणा प्रदेश की डिबेट, हरियाणा के अंदर काम किया, हरियाणा की जनता के साथ काम किया, इसलिए जनता ने आपको सदन नकारा और आने वाले समय के अंदर भी जनता आपको नकारेगी। मैं बात कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देश के अंदर काम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस काम कर रही थी, देश के अंदर कांग्रेस काम कर रही थी, देश में के अंदर क्या काम किया और क्या नहीं किया, देश में पूछ रहा हूँ, हरियाणा में कोई काम बताइए। हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। ये प्रधानमंत्री से नीचे आ जाओ हरियाणा प्रदेश में। देश का दुर्भाग्य था। अभी तो मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसके बाद मनोहर की गारंटी आना शुरू हो जाएगी। रुकिए, वेट किए, मनोहर जी के काम तो गिनवा दो, 4-5 मनोहर जी के 4 से 5 काम तो आप वेट तो कीजिए। आप सिर्फ एक विधानसभा की बात कीजिए ना, आपको तो एक विधानसभा के अंदर है, आप हैं कहाँ? आप देश के अंदर कौन से लोकसभा के अंदर हैं? आप एक विधानसभा के भूमिका अगर हरियाणा प्रदेश में कोई निभा रहा है तो एक विधानसभा का एक विधायक आपका है और वही बहुत है। जो कर्म आपको कर रहे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, जनता वो विधानसभा भी मुझे लगता है इस बार आपसे ले लीजिए। मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन जो भाग्य में लिखा है किसी के, वो भाग्य में लिखा हुआ है, वो तो होगा। ठीक है, आप दोनों से चर्चा करेंगे, आऊंगे अर्जुन जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरा सवाल है मनीष जी आपसे। मनीष जी, तमाम सारे सवाल दागे, उन्होंने कहा कि भाई जेजेपी ने तो साफ तौर पर कहा है कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, आप इतना बता दीजिए कि आपकी जो गुटबाजी चल रही है उसी पर बता दीजिए, आप एसआर के गुट की तरफ हैं या फिर हुड्डा गुट की तरफ है, या किसको लेकर के आप बात कर रहे हैं। और मेरा ये सवाल है कि इस बीच किरण चौधरी जी की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि सीट पर जो बात हुई थी, लोकसभा सीट को लेकर के, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर रावदान सिंह के नाम की जब चर्चा हो रही थी, तो उसके बाद से ये खबरें सामने आ रही है कि किरण चौधरी जी की नाराजगी सामने आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मनीष जी मेरी बात को?
मैं सुन रहा हूँ, बड़े भाई बोल रहे हैं, पहले बोल लें फिर मैं अपनी बात रख दूंगा। बत्रा जी दोबारा समय आपको दिया जाएगा, दोबारा लौटूंगी आपके पास। एक बार मनीष जी का जवाब ले लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। लोकसभा के ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो, सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, मनीष जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। बत्रा जी सुन लीजिए एक बार। चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, चाहे भारत न्याय यात्रा की बात करें, राहुल गांधी जी को पूरा देश देख रहा है सोशल मीडिया पर, और जिस तरीके से देश में उनको नजरअंदाज जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा के अंदर टीवी तक हटाकर और लोकसभा स्पीकर पर कर देते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या जो ये प्रत्येक दिन कर रहे हैं। और मेरे भाई गारंटी की बात कर रहे थे, मेरे भाई आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं इनके आंकड़ों पर आता हूं। अगर ये वास्तव में आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं इनसे 2 करोड़ रोजगार के बारे में पूछना चाहता हूं, मैं इनसे 15 लाख रुपए खाते के बारे में पूछना चाहता हूं, मैं इनसे 100 स्मार्ट सिटी के बारे में पूछना चाहता हूं, मैं इनसे बुलेट ट्रेन के बारे में पूछना चाहता हूं, और मैं इनसे हरियाणा में जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में मात्र 3 साल में हरियाणा में मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ने का काम किया, क्या इस 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने, क्या वो 4 शहरों वाली मेट्रो को 4 पिल्लर भी बढ़ाने का काम करा? सिर्फ जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, भाई को भाई के लड़ाने से नाम पर, इसके अलावा अगर कोई काम इन्होंने धरातल पर किया? अभी शौचालय की बात कर रहे थे, 10 करोड़ की बात कर रहे थे। अरे किसान आत्महत्या आपकी सरकार में, ठीक है, उसमें जवाब लेंगे, पहले आप ये जवाब तो दीजिए। किरण चौधरी जी की नाराजगी की जो खबरें सामने आ रही है आपकी सरकार में बढ़ रहा है। और जो मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, मैं बता दूं, जैसे कि पहले बताया कि आज ही जयदीप धनखड़ जी को जो जिम्मेवारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने, राहुल जी ने, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और उदय भान जी के नेतृत्व में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो दिया गया है, संगठन में इस तरीके का आज उनका जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर वो बहुत निचले स्तर से कार्यकर्ता के रूप में ऊपर आए हैं। इसी पर तो बीजेपी और जेजेपी सवाल उठा रहे हैं ना मनीष जी, बात जानते हैं मनीष जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। बात का लोहा मनवाया है। और जयदीप जी की, धनखड़ जी की मैं कह रहा हूं, आज उनके बनने के बाद 2024 में हम दोबारा तीसरी बार हम हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लाने जा रहे हैं, और जो लोकसभा की 10 सीटें आप सुनने को तैयार नहीं, हरियाणा में हम इनको जीत कर दिखाएंगे। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो इसी पर तो सवाल उठा रही है बीजेपी भी, इसी पर सवाल उठा रही है जेजेपी भी, इसी पे सवाल उठा रही है कि आप कह रहे हैं भाई संगठन मजबूत होगा, 10 सालों में कहां है आपका संगठन? सीधे तौर पर वो सवाल उठा रहे हैं। अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें, हमने 31 सीट जीती, और 9 सीटों में जो अंतर था वो मात्र 600, 700, 800 वोटों का अंतर था, 1000 वोटों का अंतर था। तो अगर वास्तव में तो किरण चौधरी जी के बारे में बताइए ना, किरण चौधरी जी की जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही है वो सच है, झूठ है, क्या है? इनको गठजोड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनीष जी, चर्चा देश की करें, प्रदेश की ना करें, क्योंकि देश के इलेक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए आने वाले इलेक्शन लोकसभा के हैं, ना कि विधानसभा के हैं। अभी पर आएगा तो प्रदेश की बात की जाएगी, जब इलेक्शन की चर्चा होगी तो देश की बात की जाएगी। अभी देश की बात करते हैं, हम तो अपने हरियाणा के 10 लोकसभा और 90 विधानसभा पर बात करेंगे, आपको उसके प्रदेश के ऊपर आप विधानसभा की डिबेट बता दीजिए बता दीजिए। देखिए, अगर आप आपस में ही बहस करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं ना। मैं टॉपिक बता रही हूँ, मैं चीज बता रही हूँ, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। ज्योति जी, मुझे भी टाइम दे दीजिए अब। बिल्कुल बिल्कुल, आप विभा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। मनीष जी आपके पास लौटूंगी। विभा जी, तमाम सारे सवाल आपके ऊपर दागे हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, तो ये बार बार पूछ रहे हैं कि हरियाणा का क्या किया गया है, हरियाणा की बात करिए। तो मैं बता देती हूँ, माननीय दुष्यंत जी कहाँ तक हरियाणा को लेके आए हैं। जीएसटी अगर राष्ट्रीय लेवल पर 1,64,822 करोड़ कलेक्ट की गई थी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी ऑन एन एवरेज, नेशनल एवरेज 10.3%, 10.3%। लेकिन हरियाणा का ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक का जीएसटी कलेक्शन 22% है, वे अबव नेशनल एवरेज। ठीक है, इसकी वजह से हमारे स्टेट को पायलट प्रोजेक्ट मेरा बिल मेरा अधिकार, जिसके अंदर 2 हमेशा अवार्ड मिलेंगे 8 क्वार्टरली 1-1 करोड़ के, तो उसके लिए भी चुना गया था पायलट प्रोजेक्ट के लिए। जीएसटी में हरियाणा ने जो किया है राष्ट्रीय लेवल पर, आपको बता देती हूँ, ये माननीय दुष्यंत चौटाला जी की नेतृत्व में किया है। इसके बाद बताती हूँ हरियाणा ने क्या किया। विमेन एम्पावरमेंट के लिए
अगर आप देखेंगे आज पंचायत में महिला पंचायत बैठी होती है और खुल के अब वो इंडिपेंडेंटली बात करती है, किसी की रिमोट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो 50% उन्हें रिजर्वेशन वहां मिला था। ये विमेन एम्पावरमेंट हुई है। दूसरी विमेन एम्पावरमेंट हुई है 33% राशन डिपो में। ये है महिलाओं को सशक्त करने की बात। आप बताइए कि आपके INLD का तो अब कुछ बचा नहीं है, माफ कीजिए, कांग्रेस ने ये कहाँ किया है? आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब मनीष जी ने नहीं दिया, जितने भी मैंने 4-5 चीजें पूछी थी। अगर किसी को भूख लगी है और आप मछली पकड़ रहे हो, तो मछली दूसरे बंदे को पकड़ना सिखाओ, उसे आत्मनिर्भर करना सिखाओ। उसे मछली उठा के मत दे दो कि वो आप पर इतना निर्भर हो जाए कि वो हाथ पैर वो काम करना छोड़ दे। आप क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्रीबीज दे रही है, कांग्रेस भी उसी में आ गया। हम ये करेंगे, हम 1000 रुपए यहाँ दे देंगे। कर्नाटक में इन्होंने पता नहीं क्या क्या महिलाओं के लिए किया था, और एंड में देने की बारी आई तो जनता सड़क पर आ गई कि भैया अब सारे क्लॉजेज आप क्यों लगा रहे हैं। ठीक है ना? हमने क्या काम किया है, जैसे GST कलेक्शन हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, हम मछली पकड़ के खिला नहीं रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है विभा जी, होता है सशक्तिकरण। विभा जी बने रहिए। आपने जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज ज्योति जी, ठीक है, 15 ये जो बार बार कह रहे घोटाला 2024 में जब इनकी सरकार अगर आ जाती है, पता नहीं किसकी सरकार आएगी, तब ये बताएंगे घोटाला। तो बता देते, घोटाला तब होता है जब अरेस्ट नहीं होते। यहाँ जितने भी तो सरकारी इंसान जो पकड़े गए, जिन्होंने गलतियां की थी, वो सब अरेस्ट है या सस्पेंड हो गए हैं। ठीक है? हमने यहाँ तक कि मैंने खुद लोगों के नाम लेके सस्पेंड कराया है। आप घोटालों की बात कर रही है, तो ये बहुत मतलब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा ना, तो सरकार और अच्छा काम करेगी, क्योंकि हर सरकार के ऑपरेशन काम करने के तरीके में बहुत सारी इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, कोई 100% नहीं होता। हमारे INLD के प्रवक्ता हर डिबेट में सिर्फ दादूपुरा की उसी के अंदर बैठे रहते हैं, वहां भी लोगों को मिसलीड करते हैं। तो इनसे बोल दीजिए कि एक सही अर्जुन जी, इसके बाद आपके पास आ रही है। ठीक है विभा जी बने रहिए। अर्जुन जी, तमाम सारी फहरिस्त उन्होंने पूरी लिस्ट रख दी है, अब आप जवाब दीजिए। ज्योति जी देखिए, पहली बात तो दादूपुरा नहीं है, इनको दादूपुर नलवी नहर है, उसके बारे में ये बता ही नहीं सकते, जो भी इनको पता ही नहीं है किसी भी बात का। और आप ही SYL की बात, पूरी लिस्ट उन्होंने रख दी है, पूरी लिस्ट रख दी है। नहीं ज्योति जी, इनको बोल दो कि SYL पर बात करना, कोई भी सवाल करना किसी भी पार्टी से बंद कर दें। जिस दिन अपने हरियाणा प्रदेश की दादूपुर नलवी नहर चला देंगे, किसानों को मुआवजा दे देंगे, उसके बाद बात करना। दूसरी बात, अगर हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, विपक्ष पार्टी की अगर हम बात करें, एक विधायक होते हुए भी इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक होते हैं अभय सिंह चौटाला जी, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, सिर्फ और सिर्फ अगर कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक होते हुए अगर मैं आज बात करूं प्रदेश में, तो विपक्ष की भूमिका चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निभा रहे हैं। वो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, वो विधानसभा में बोलते हैं, विधानसभा में अनेकों मुद्दे उठाते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जो आज प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से पूछा था, एक भी 5 काम पूछे थे, एक भी काम नहीं बोला, हरियाणा प्रदेश का एक भी काम नहीं गिनवा पाए। एक भी JJP के प्रवक्ता ने गिनवाया, एक भी नहीं हरियाणा प्रदेश का कौन सा गिनवाया? वो लिस्ट अभी बता रही थी ना आपको जी, और स्पेशली आप ही को नाम लेके बता रही थी वो। जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है देश में, विपक्ष को काम करना नहीं आता। माफ करिए, विपक्ष को काम करना नहीं आता। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका विपक्ष को काम करना नहीं आ रहा। अगर विपक्ष काम कर रहा है तो मैं आपको खुद बताऊं कि क्या आप बता सकते हैं। आपको विधानसभा में कौन सवाल पूछता है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। आपको सड़कों पर कौन सवाल पूछता है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। ज्योति जी, अगर हम बात करें, ठीक है, बत्रा साहब के पास आना चाहूंगी। तभी आप अपनी रैली में अभय चौटाला जी पीछे पड़े थे, 90 लोगों को बुलाया, मुश्किल से 9 नेता आए राष्ट्रीय, यही आपका है। ठीक है, अर्जुन जी विभा जी दोनों के पास वापस लौटने के लिए बत्रा साहब से मेरा सवाल है। विभा जी कह रहे थे कि हर बात में दादूपुर नलवी को ले आते हैं।
आप हर बात पे SYL क्यों लेते हैं? जब भी आप SYL की बात करोगे मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैं आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगी ये हर डिबेट में दादूपुर के बारे में मिसलीड करते हैं। वहाँ सरकार को किसानों ने खुद बोला था कि इसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप इस नहर को मत करिए इससे बढ़िया वाटर की शादी का। चलिए ठीक है, दोनों से चर्चा करेंगे। मुझे पता नहीं क्या क्या लेके आते रहते हैं। सबको मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का, दोनों से चर्चा करेंगे। सवाल पूछ लीजिए कि आपने दादूपुर नलवी नहर क्यों बंद की, सिर्फ इतना सवाल पूछ लीजिए। बत्रा साहब देंगे जवाब इस बात का। जाके कि क्या सरकार ने जवाब दिया है, किसानों ने खुद बोला था इस नहर से नहीं होगा ज्यादा फायदा। ठीक है विभा जी और अर्जुन जी और विभा जी, आप कृपया जाके RTI भी देख लीजिए। देखिए लौटेंगे आप दोनों के पास, अगर आप ही दोनों बोलते रहेंगे तो और लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। बत्रा साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मेरी पहले सभी साथियों प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि चर्चा लोकसभा की है, बिल्कुल आप विधानसभा के अंदर सिर्फ इन्होंने प्रवक्ता एक विधानसभा के आसपास घूम रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लोकसभा की चर्चा करते हैं, कि देश की बात करते हैं। देश के अंदर मोदी जी की गारंटी जो 400 पार के नारा है उस पर चर्चा करते हैं, ना कि विधानसभाओं की बात करते हैं। इसके बाद मनोहर जी की वारंटी जब चलेगी तब विधानसभा की बात शुरू करेंगे। अब रही बात देश के अंदर, देखिए पहले राजनीति के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हुआ करता था। अब आपने देश के अंदर पहले देखा था कश्मीर मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, रोज न्यूज़पेपरों के अंदर आया करता था, आतंकवादी कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, रोज पाकिस्तान ऐसा कर देगा, पाकिस्तान वैसा कर देगा। वो पाकिस्तान का धारा 370 हटी, अगर धारा 370 हटी देश के अंदर कतरेआम हो जाएगा। हिंदुओं को वहां से भगाया गया तो राज किसका था? और अब क्या हुआ? 370 भी हट गई। एक भी कीड़ी मरी हो वहां पे कश्मीर के अंदर तो बताएं, झंडे दो हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर का अलग और भारत देश का अलग। अगर जम्मू कश्मीर में जाते थे हम लोग तो कहते थे भारत से लोग आए हुए हैं। झंडा भी लोकसभा की जो 10 सीटें हरियाणा पे है, जो 10 सीटें हरियाणा में है उसको लेकर थोड़ा सा तैयारियां बता दीजिए एक बार विपक्ष को। जी बताएं। हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें है उसको लेकर एक बार विपक्ष को तैयारियां बता दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं इन्होंने प्रवक्ता से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे साथी हैं, आप लोकसभा की बात ना करें क्योंकि आप विधानसभा के अंदर आगे आएंगे तो विधानसभा देखिए अब रही बात कांग्रेस की बात, चर्चा हो रही है, हरियाणा प्रदेश की लोकसभा में चर्चा हो रही है। देखिए कांग्रेस हरियाणा प्रदेश की लोकसभा में, हाँ तो मैं कांग्रेस पे, पाकिस्तान पे, हिंदू पे, मुसलमान पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपने अभी कांग्रेस को कहा कि विपक्षी नहीं है, आप कह रहे हो एक विधायक है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। चलो अच्छा तो हम ही आपको ऐसा कहने से भी खुशी होती है तो हम उसमें खुश हैं, आप बने रहे। नहीं हम जवाब देता हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब अर्जुन जी आपने जवाब मांगा है तो जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए। लोकसभा की 10 सीटों की तो हमारी तैयारी पहले भी 10 सीटों की जैसी थी, अब भी वही 10 सीटों की तैयारी वैसे ही है। और 10 की 10 सीटें हमारे माननीय मोदी जी के पास रहनी है, हमारी बीजेपी सरकार के पास आनी है, चाहे वो जेजेपी में आए चाहे बीजेपी में रहे, अलायंस के अंदर है। हम लोग सारे अलायंस का जो धर्म हम पालन करते हैं वो जरूर करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, अब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब देश का इलेक्शन है, आप मोदी जी और राहुल जी के नाम से, हम मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, आप राहुल जी के नाम से वोट मांगना शुरू करिए। जब प्रदेश की बात आएगी तब आप हुड्डा जी के नाम से मांगना शुरू करना। क्यों बार बार आप हुड्डा जी के नामों की शुरू कर देते हैं? मोदी जी, हम मोदी जी के नाम से मांगते हैं। अब चल रही है मोदी जी की गारंटी, इसके बाद मनोहर जी की वारंटी चलेगी। जब वारंटी चलेगी तब आप बत्रा साहब राहुल गांधी जी के नाम से वोट मांगना शुरू करें। जो बची कुछ सीटें आपको लग रही है मिलने वाली है, मुझे लगता है वो ही नहीं मिलेगी। इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता, कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता देश के अंदर राहुल जी के नाम से वोट नहीं मांगता। ठीक है बत्रा साहब। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगी, जवाब दीजिए।
आपको हुड्डा साहब के नाम से दिक्कत है या हुड्डा साहब के काम से दिक्कत है? मुझे किसी के नाम से दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप राहुल गांधी जी के नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? कमाल कर रहे हो, वोट मांगना अधिकार है, हम किसी के भी नाम पे मांगे, हम हमसे पूछ के मांगेंगे। नहीं, आपको लगता है राहुल गांधी जी के नाम से? आप जीएसटी के नाम पर मांगो, नोटबंदी पे मांगो, 750 किसान शहीद हो गए उनके नाम पर मांगो, आपको क्या लगता है 4 साल की जो भर्ती करी सेना में उसके नाम पर मांगो। आप क्यों राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हो, मस्जिद के नाम पर मांगते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर मांगते हो? क्या भगवान श्री राम को आप लेकर आए? क्या आपसे पहले श्री राम हिंदुस्तान में नहीं थे? क्या हिंदुओं की जन भावनाओं में राम नहीं थे? क्या ये आप ही लेकर आए? देश के अंदर जो चीजें बची कुछ आपको लगती है वो भी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी फाइनल कमेंट इसका बहन आपका समझूंगी। मेरी बहन जेजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के लिए युवा उप मुख्यमंत्री के लिए और 10,000 आंकड़ा पार जीएसटी का बहुत सारी बातें कही। हरियाणा में युवा उप मुख्यमंत्री के कार्यकलापों द्वारा आज हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा नशे की ओर धकेला गया। इनके पास जो शराब का जो महकमा है, उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने उसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ के पार कर दिया। तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू शराब का पार हुआ, मतलब कि नशे का। और इस नशे की चपेट में हरियाणा का युवा आया और उन्होंने नशा सप्लाई करने के लिए नशे की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हरियाणा सरकार के हो। ठेकों को रात को 4-4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। हर घर में शराब परोसने तक का कार्यक्रम किया गया। यहाँ तक कि एमएनसी में जो बच्चे नौकरी करने जाते हैं वहां पर भी शराब उपलब्ध कराई गई। ये सरकार की उपलब्धि है। हरियाणा का युवा को नशे की ओर धकेलना, हरियाणा का राजस्व 10,000 करोड़ के पार नशे का बढ़ाना, ये उपलब्धि है सरकार। तो यही आपका मुद्दा इस बार रहने वाला है चुनाव में। विभा जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, समय की कमी है मनीष जी। विभा जी, फाइनल कमेंट आपका इनके जवाबों के साथ। ज्योति जी, एक चीज, क्या इन्होंने अपनी स्टेट को ड्राई डिक्लेयर कर दिया? क्या इनके पास 1-2 जो स्टेट है? कर्नाटक में जितना शराब जाता है, सारा पब कल्चर है, ये वहां कर देना ड्राई स्टेट डिक्लेयर। उसके बाद बात करें ना कि दुष्यंत जी ने क्या किया है। तो आप जरा सोच समझ के लांछन लगाइए। ये लोकसभा के इलेक्शन है, यहाँ आपसे हर स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। समय की कमी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां लगभग तैयार हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं, जीत का दावा भी कर रही हैं। ऐसे में चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उसके नामों पर भी मंथन लगातार जारी है। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।